चलिए देखते हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा आयोजित बिहार एसएससी रोशन आनंद एवं बिट्टू झा ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बुक है, जो इसमें हम लोग आज सेट नंबर 10 देखेंगे। उससे पहले एक मोटिवेशनल सुन लेते हैं। समंदर ना हो तो कश्ती किस काम की, समंदर ना हो तो कश्ती किस काम की, मजाक ना हो तो मस्ती किस काम की, ए जिंदगी कुर्बान है दोस्त के लिए, दोस्त ना हो तो जिंदगी किस काम की। इसी के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए मॉडल प्रैक्टिस सेट 10 नंबर है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई निम्न में से कौन सी है। सबसे बड़ी इकाई कौन है? पारसेक है। यानी दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन है? पारसेक है। एक पारसेक बराबर 3.8 × 10 का पावर 16 मीटर होता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी जो 9.46 × 10 का पावर 15 मीटर के बराबर होती है। खगोलीय इकाई दूरी का मात्रक है। खगोलीय इकाई दूरी का मात्रक है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी खगोलीय इकाई कहलाती है। एक खगोलीय इकाई बराबर AU बराबर 1.495 × 10 का पावर 11 मीटर होता है। एक मील बराबर 1.60934 किलोमीटर होता है। एक नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर होता है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है। कौन नहीं है? तिलहन नहीं है, ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तिलहन शामिल नहीं है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का शुभारंभ अक्टूबर 2007 में एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में किया गया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के 5 घटक हैं, जिनमें चावल, गेहूं, दलहन, मोटे अनाज और वाणिज्यिक फसल शामिल है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2023 देश भर में 5 जुलाई 2023 से प्रभावी हो गया है। अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की विशेषताओं के बारे में देखते हैं। अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राज्य सहायता प्राप्त खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को कवर करने का प्रावधान है। अब अधिनियम के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को चावल, गेहूं और मोटे अनाज क्रमशः 2 रुपये, 3 रुपये, 1 रुपये प्रति केजी की सहायता दर पर प्रति माह देने का प्रावधान किया गया है। यह अधिनियम देश के नागरिकों के खाद्य सुरक्षा की कानूनी गारंटी प्रदान करता है। इसका क्रियान्वयन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से किया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, निम्नलिखित मंगोल नेताओं कमांडर में से किसने भारत पर हमला करने के लिए सिंधु नदी को पार नहीं किया था। कौन है? चंगेज खान ने। कौन था? चंगेज खान। यानी मंगोल नेताओं कमांडर में से चंगेज खान ने भारत पर हमला करने के लिए सिंधु नदी पार नहीं किया था, ठीक है। मंगोल ने दिल्ली सल्तनत को चेनाब के साथ जुड़ने के लिए विवश कर दिया, जबकि सतलज क्षेत्र टकराव का बिंदु बन गया। सिंधु केवल भारत की सांस्कृतिक सीमा थी और सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए नियंत्रक रेखा सिंधु के पश्चिम तट की सीमित थी। चंगेज खान ने ख्वारिज्मी राजकुमार जलालुद्दीन मंगवर्णी को सिंधु के तट पर हराया। अब दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन की मदद नहीं की और जब तक चंगेज खान जीवित थे उन्होंने उत्तर पश्चिम क्षेत्र में विस्तारवादी नीति नहीं अपनाई। सन 1227 ईस्वी में चंगेज खान की मृत्यु हो गई। 1221 ईस्वी में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया, जिसे इल्तुतमिश ने भारत पर आक्रमण करने से रोका। अब 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संसद किनके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है। यानी तीनों कौन है? 1, 2, 3, यानी स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल और अनुपूरक प्रश्न। चलिए इसके बारे में देखते हैं। यानी भारत की संसद स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल और अनुपूरक प्रश्नों के माध्यम से मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है। अब स्थगन प्रस्ताव 50 सदस्यों के समर्थन एवं पीठासीन अधिकारी की अनुमति से ही यह प्रस्ताव सदन में पेश किया जा सकता है।
सदन का कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव को पेश कर सकता है। यह प्रस्ताव लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है। अब किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर संसद की नियमित कार्रवाई को स्थगित कराना इस प्रस्ताव का उद्देश्य होता है, ताकि लोक महत्व के विषय पर चर्चा हो सके। अब है प्रश्नकाल। दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के आरंभ में 1 घंटे यानी 11 से 12 बजे तक का समय तक प्रश्न किए जाते हैं और उनके उत्तर दिए जाते हैं। इसे प्रश्नकाल कहा जाता है। अब प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों को सरकार के कार्यों पर आलोचना प्रत्यालोचन का समय मिलता है। इसके 2 लाभ हैं। पहला तो सरकार जनता की कठिनाई एवं अपेक्षाओं के प्रति सजग रहती है। दूसरा है, इस दौरान सरकार अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों की जानकारी सदन को देती है। अब अनुपूरक प्रश्न के बारे में चलते हैं। सदन में किसी सदस्य द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से किसी विषय जिसके संबंध में उत्तर दिया जा चुका है उसके स्पष्टीकरण हेतु अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। अब 7 नंबर क्वेश्चन है, डोंगा मुद्रा है। डोंग मुद्रा है। डोंग मुद्रा किसका है? वियतनाम का है। फ्रांस का मुद्रा क्या है? यूरो है। कनाडा का मुद्रा कैनेडियन डॉलर है। नीदरलैंड की मुद्रा गिल्डर है। और नीदरलैंड का मुद्रा क्या है? डॉलर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। चलिए अगला देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन। अब 10 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन नहीं है? बी नंबर सत्य नहीं है। यानी जेनर डायोड एक ऐसी युक्ति है जिसके धारा केवल अग्र दिशिक में अनुमति देता है। नहीं, ठीक है, यानी इसमें सही है। n प्रकार के अर्धचालक में अशुद्ध के रूप में फास्फोरस व एंटीमनी मिलाया जाता है। अब सी है, कैथोड किरणें विद्युत व चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित हो जाती है। डी है, डायोड बल्ब एक युक्ति है जिसके द्वारा निर्वात में विद्युत धारा का प्रवाह किया जा सकता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, नगुल्ट्रा मुद्रा है। नगुल्ट्रा मुद्रा किसका है? भूटान का है। यानी नगुल्ट्रा मुद्रा किसका है? भूटान का है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान की आधिकारिक भाषा दजोगखा है। भूटान के संसद क्या है? तोसों के नाम से जाना जाता है। अब भूटान के लैंड ऑफ द थंडरबोल्ट के नाम से भी जाना जाता है। विभिन्न देशों के मुद्रा के नाम निम्न है। पहला है, भारत की मुद्रा क्या है? रुपया। म्यांमार का मुद्रा क्या है? क्यात है। दक्षिण कोरिया की मुद्रा वान है। कजाकिस्तान की मुद्रा टोंगे है। मलेशिया की मुद्रा रिंगित है। थाईलैंड की मुद्रा बात है। जापान की मुद्रा येन है। वियतनाम की मुद्रा डोंग है। नेपाल की मुद्रा रुपया है। पाकिस्तान की मुद्रा रुपया है। चीन की मुद्रा युआन रोनबिनबी है। इंडोनेशिया की मुद्रा रुपया है। 12 नंबर क्वेश्चन है, थल सेना की उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है? उधमपुर है। थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? उधमपुर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय उधमपुर है। थल सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका प्रधान चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थल सेना अध्यक्ष होता है। इसे 7 कमांड में बांटा गया है, जिसका विवरण इस प्रकार है। कमांड और मुख्यालय: पश्चिमी कमांड चंडी मंदिर, उत्तरी कमांड उधमपुर, मध्य कमांड लखनऊ, पूर्वी कमांड कोलकाता, दक्षिण कमांड पुणे, दक्षिण पश्चिम कमांड जयपुर, ट्रेनिंग कमांड शिमला में है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, संविधान का 44वां संशोधन अधिनियम संबंधित है। यानी इनमें सभी संपत्ति को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बनाने से, आपात संबंधी प्रावधानों के परिवर्तन करने से, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय आपात के न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाने से, इनमें सभी होगा।
यानी संविधान का 44वां संशोधन अधिनियम 1978 उपरोक्त सभी संबंधित है। यानी इस संशोधन के माध्यम से संविधान में व्यापक परिवर्तन किया गया है। इस परिवर्तन का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। पहला, संपत्ति के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 19 के 4 व अनुच्छेद 31 को मूल अधिकार से हटा दिया गया है, जिसे एक नए अनुच्छेद 300 के क के माध्यम से कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के आधार में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर बनाया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपाति की उद्घोषणा के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सलाह को अनिवार्य कर दिया गया है। अब आपात के दौरान अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 का तभी निलंबित किया जा सकेगा जब आपात की उद्घोषणा युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर हुई हो, अन्यथा नहीं। अब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में संसद द्वारा उस राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन घोषित करने का प्रस्ताव एक बार में 6 माह से अधिक के लिए परिवर्तनीय नहीं होगा। अब अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय आपात को न्यायिक समीक्षा के दायरे में ला दिया गया, जिसे 38वें संविधान संशोधन के माध्यम से न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखा गया था। अब 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अंतर्जनित बल का उदाहरण नहीं है? कौन नहीं है? पवन नहीं है। लेकिन अंतर्जनित का कौन है? भूकंप है, ज्वालामुखी और भूस्खलन है। ठीक है, पवन अंतर्जनित बल का उदाहरण नहीं है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल यानी एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनित बल एवं एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अब एंडो अंतः, एक्सो बाह्य, प्लस जेनिक उत्पत्ति, एंडोजोनिक और एक्सोजेनिक। ठीक है, अब पृथ्वी की गतियां, अंतर्जनित बल, बाह्यजनित बल। अंतर्जनित बल यानी आर्किमिडीज बल, पटल विरूपण बल। आर्किमिडीज बल है भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन है। पटल विरूपण बल है पर्वत निर्माण बल है। बहिर्जनित बल है अपर्दन और निक्षेपण। नदी बहता जल, पवन, समुद्री तरंग और हिमनद है। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन है, यंग इंडिया फोरम किस उद्योग व्यापार से संबंध है? किससे है? CII से है। किससे? CII से। 16 नंबर क्वेश्चन है, मैथ है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यानी जल समुद्र में ध्वनि की चाल 1531 मीटर पर सेकेंड होती है, जो कि ए नंबर सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसी के बारे में कुछ जानते हैं। केवल अब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल, पदार्थ और चाल मीटर पर सेकेंड। जल का, समुद्र का जल कितना होता है? 1531 मीटर पर सेकेंड होता है। जल जो कि आशुद्ध का होता है 1498 मीटर पर सेकेंड होता है। वायु का कितना? 346 मीटर पर सेकेंड होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 316 मीटर पर सेकेंड होता है। एल्युमिनियम का कितना होता है? 6420 मीटर पर सेकेंड होता है। स्टील का कितना होता है? 6960 मीटर पर सेकेंड होता है। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट विद्रोही स्थल, सूची सेकंड नेतृत्वकर्ता। पहला है झांसी, दूसरा है झांसी, किसने किया? झांसी रानी लक्ष्मीबाई। अब है जगदीशपुर कौन थे? कुंवर सिंह। अब है बरेली कौन थे? खान बहादुर खान। अब फतेहपुर से अजीमुल्लाह खान थे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब 20 नंबर क्वेश्चन है, शहर जो भारत का कॉटन पॉलिश के नाम से भी जाना जाता है वह है कौन है? मुंबई है। भारत का कॉटन पॉलिश मुंबई को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है।
उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। ठीक है। भारत में प्रथम आधुनिक सूती कपड़ा मिल सन 1818 में कलकत्ता के पास फोर्ट ग्लास्टर में लगाई गई थी, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी। अब इसके बाद सन 1854 में एक सफल प्रयास के रूप में कवासजी डाबर द्वारा मुंबई में एक आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग की नींव रखी गई। वर्तमान में महाराष्ट्र भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिलों वाला राज्य है। अब सूती वस्त्र उत्पादन तथा निर्यात में भारत का स्थान चीन के बाद दूसरा है। ठीक है। अब 21 नंबर क्वेश्चन है, लोकायुक्त कानून सर्वप्रथम 1970 में उड़ीसा में पारित हुआ, लेकिन सर्वप्रथम यह कहाँ लागू हुआ? कहाँ लागू हुआ? महाराष्ट्र में लागू हुआ है। यानी राज्य स्तर पर सर्वप्रथम उड़ीसा में लोकायुक्त अधिनियम 1970 को पारित हुआ, किंतु महाराष्ट्र में सर्वप्रथम 1971 में लोकायुक्त की नियुक्ति हुई। अब उड़ीसा में लोकायुक्त की नियुक्ति 1983 ईस्वी में हुई। अब विभिन्न राज्यों में लोकायुक्तियों की स्थापना वर्ष बिहार में कब? 1973 में, उत्तर प्रदेश में 1975 में, मध्य प्रदेश में 1981 में, गुजरात में 1986 में, दिल्ली में 1995 में, झारखंड में 2001 में, जम्मू और कश्मीर में 2002 में, गोवा में 2011 में लोकायुक्त किया गया। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 किन दो स्थानों के मध्य है? कौन है? इलाहाबाद और हल्दिया के राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 किन दो जो स्थानों के मध्य है? इलाहाबाद और हल्दिया के बीच है। ठीक है। ये करंट अफेयर्स देख लीजिएगा, लेकिन ये सही है। ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद और हल्दिया के मध्य है। जलमार्ग संख्या और विस्तार राजकीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद और हल्दिया, राजमार्ग संख्या 2 सदिया तथा धुबरी, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 कोट्टापुरम से कोल्लम तक, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 काकीनाडा से मरक्कानम, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 तलचल से धमरा। ठीक है। अब है अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, प्लानिंग एंड द पुअर नामक पुस्तक की रचना किसने की है? किसने की है? B.S. मिन्हास ने लिखी है। ठीक है। अब है और वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ ने, इंडिया इज फॉर सेल चित्रा सुब्रमण्य ने लिखा है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है? कौन नहीं है? बिखरना। क्या है? बिखरना नहीं है। दीर्घ तरंग विकिरण का भाग बिखरना नहीं है। दीर्घ तरंग विकिरण पृथ्वी से उत्सर्जित 3.0 से 100 माइक्रो के बीच तरंग दैर्घ्य के विद्युत चुंबकीय विकिरण है, और इसका उपयोग वायुमंडल तापीय विकिरण के रूप में अंतरिक्ष में किया जाता है। दीर्घ तरंग विकिरण के स्थलीय विकिरण, थर्मल और रक्त विकिरण या थर्मल विकिरण के रूप में भी जाना जाता है। दीर्घ तरंग विकिरण की प्रक्रिया में चालन, संवहन और विकिरण शामिल है। अब चालन के बारे में जानते हैं। जब वस्तु एक दूसरे के संपर्क में आती है तब चालन एक गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में स्थानांतरण की प्रक्रिया है। ठोस में ऊष्मा स्थानांतरण चालन द्वारा होता है। अब संवहन किसी द्रव्यमान या पदार्थ के एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन कहलाता है। अब संवहन केवल द्रवों तथा गैसों में होता है, ठोस में नहीं होता है। अब विकिरण। क्या है विकिरण? सभी वस्तुएं चाहे गर्म हो या ठंडे निरंतर ऊर्जा का उत्सर्जन करती है। ठंडी वस्तुओं की तुलना में गर्म वस्तुएं इकाई क्षेत्र में अधिक ऊर्जा उत्सर्जित करती है। इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब बिखरना प्रकीर्णन। जब प्रकाश तरंगे धूल के कणों, निलंबन में पानी के कणों, विलयन में निलंबित कणों जैसे छोटे निकायों पर गिरती है तो उन्हें सभी दिशाओं में बिखरे
बिखेर देती है। इस प्रकाश का प्रकीर्णन या विकिरण कहा जाता है। अब निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन 27 नंबर, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया गया था? कौन है? भारत छोड़ो आंदोलन के समय में दिया गया था करो या मरो का नारा। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव के कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालिया टैंक मैदान में स्वीकार किया गया था। इस आंदोलन के दौरान 9 अगस्त को प्रातःकाल ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी तथा कांग्रेस के अन्य प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अब गांधी जी को गिरफ्तार कर आगा खां महल में रखा गया था। अब 28 नंबर क्वेश्चन, किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? किससे जाना जाता है? जयपुर को जाना जाता है। जयपुर को भारत का पेरिस या पूर्व का पेरिस भी कहा जाता है। जयपुर की स्थापना अजमेर के महाराज सवाई जयसिंह द्वितीय ने की थी। यूनेस्को द्वारा जुलाई 2019 में जयपुर को विश्व विरासत शहर का दर्जा दिया गया है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। भोपाल को राजा भोज की नगरी तथा झीलों की नगरी भी कहा जाता है। अब भोपाल में 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड से मिथाइल आइसोसाइनेट MIC गैस के रिसाव से काफ़ी लोग मारे गए थे। भोपाल में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भी है। इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। अब प्रमुख भारतीय शहरों के भौगोलिक उपनाम के बारे में जानते हैं। भौगोलिक उपनाम शहर, ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग, 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहते हैं। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहते हैं। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहते हैं। पूर्व का वेनिस कोचीन को कहते हैं। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। मसालों का बगीचा केरल को कहते हैं। पहाड़ों की मलिका नेतरहाट को बोलते हैं। पूर्व का पेरिस जयपुर को बोलते हैं। पर्वतों की रानी मसूरी को बोलते हैं। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को बोलते हैं। मंदिरों एवं घाटों का नगर वाराणसी को बोलते हैं। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ को बोलते हैं। अब है वन नगर देहरादून को बोलते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर को बोलते हैं। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय को बोलते हैं। महलों का शहर कोलकाता को बोलते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को बोलते हैं। भारत का उद्यान बेंगलुरु को बोलते हैं। अब 29 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यवहार और बलात्श्रम निषेध है कि यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? कौन होगा? अनुच्छेद 23। कौन अनुच्छेद 23 में वर्णित है? यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 के तहत मानव का दुर्व्यवहार और बलात्श्रम निषेध है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख है। वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान किया गया है। मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्रदान अधिकार है। अब है अनुच्छेद 24 बालकों को कारखानों में नियोजित किए जाने का प्रतिबंध है। अनुच्छेद 25 किसी भी धर्म को अबाध्य रूप से मानने एवं प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। अब अनुच्छेद 26 कहता है धर्म का प्रबंधन का अधिकार है। ठीक है। अब 30 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों की भाषा का उल्लेख किया गया है? किसमें किया गया? अनुच्छेद 348 में किया गया है। अनुच्छेद 348 के 1 के तहत जब तक संसद विधि द्वारा ऐसे उपबंध न करे तब तक उच्च न्यायालय व प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्रवाइयों का माध्यम अंग्रेजी होगा। अब अनुच्छेद 349 भाषा से संबंधित कुछ विधियों को अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 350 शिकायतों के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा है। अनुच्छेद 350 के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा है। अब अनुच्छेद 350 के भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी
होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। अब अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देशित है। अब 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे इटली के एकीकरण का जनक माना जाता है? किसे कहा जाता है? जोसेफ मेजिनी को कहा जाता है। ठीक है, यानी इटली के एकीकरण का श्रेय मेजनी, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी को दिया जाता है। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। अब 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य के शासित प्रदेश में अनुसूचित जनजाति निवास करता है? किस में करता है? उत्तर प्रदेश में निवास करता है। यानी सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश में निवास करती है। अब सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत के आधार पर 94.4% निवास मिजोरम में करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चालीस नंबर क्वेश्चन है, कोई वस्तु एक तरल में तैरेगी या डूबेगी, यह निम्न में से किस पर निर्भर करता है? किस पर? वस्तु और तरल के घनत्व के अंतर पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी किसी निकाय की प्लवनशीलता एवं निजम्न एक दूसरे के सापेक्ष घनत्व पर निर्भर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया है? किसके द्वारा किया गया? अलेक्जेंडर रीड द्वारा। किसके द्वारा किया? अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। भारत में रैयतवाड़ी प्रथा की शुरुआत सर थॉमस मूनर और अलेक्जेंडर रीड के द्वारा की गई थी। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल लगभग 51% भूभाग पर लागू हुई है। अब 1792 ईस्वी में मद्रास के बारामहल जिले में पहली बार कर्नल रीड ने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया था। अब 1820 से 27 ईस्वी में जब मुनरो मद्रास का गवर्नर बना तब उसने रैयतवाड़ी व्यवस्था को पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया था। ठीक है, इस व्यवस्था में प्रत्येक जमीन धारक को भूस्वामी मानकर उसके साथ लगान देने की शर्तें तय की गई। लगान की शर्तें अस्थायी और परिवर्तनशील थी। यह व्यवस्था मद्रास, मुंबई, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग में लागू की गई थी। बम्बई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था वर्ष 1820 ईस्वी में लागू किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था का मुख्य लाभ यह था कि सरकार तथा किसानों के बीच सीधा संपर्क स्थापित हुआ। अब महलवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1819 ईस्वी में हाल्ट मैकेंजी ने किया था। अब इस व्यवस्था में लगान के निर्धारण हेतु गांव या गांव के समूह महल के इकाई माना गया था। अब मार्टिन बर्ड को उत्तर भारत में भू व्यवस्था का जनक कहा जा गया है। मालवाड़ी व्यवस्था आगरा, अवध, मध्य प्रदेश तथा पंजाब के कुछ भागों में लागू किया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 30% भूमि पर लागू किया गया था। अब अस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जॉन शोर एवं चार्ल्स जेम्स ग्रांट के विचार पर आधारित भू राजस्व की एक नई व्यवस्था बंगाल में लागू किया। अब 1790 ईस्वी में वार्षिक लगान के स्थान पर 10 वर्षीय लगान व्यवस्था लागू की गई, लेकिन 22 मार्च 1793 ईस्वी को इसी व्यवस्था को अस्थायी कर दिया गया, जिसे अस्थायी बंदोबस्त, स्तमरारी बंदोबस्त, जमींदारी व्यवस्था या जागीरदारी व्यवस्था तथा मालगुजारी व्यवस्था भी कहा जाता है। अब इसमें जमींदार लगान को 11वां भाग अपने पास रखता है तथा शेष भाग 89% भाग कंपनी कोष में जमा करना होता है। यह भू राजस्व व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, उत्तर प्रदेश के बनारस से उत्तरी कर्नाटक में लागू की गई थी। अब 42 नंबर क्वेश्चन है, विश्वेश्वरैया लौह एवं इस्पात लिमिटेड
किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। विश्वेश्वरैया लौह एवं इस्पात लिमिटेड किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। इन लौह अयस्क 4 प्रकार के होते पाए जाते हैं: मैग्नेटाइट Fe3O4, हेमेटाइट Fe2O3, लिमोनाइट 2Fe2O3, H2, सीडेराइट Fe2CO3। मैग्नेटाइट भंडारक राज्य पहला कर्नाटक, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा झारखंड और चौथा उड़ीसा है। अब हेमेटाइट भंडारक राज्य पहला उड़ीसा, दूसरा झारखंड, तीसरा कर्नाटक, चौथा छत्तीसगढ़ है। अब उत्पादक क्षेत्र पहला झारखंड नोआमुंडी तथा गुआ है। उड़ीसा जिला मयूरभंज, केवंझर एवं सुंदरगढ़ है। अब छत्तीसगढ़ बेलाडीला, बस्तर एवं बिलासपुर है। मध्य प्रदेश जबलपुर, सरगुजा है। कर्नाटक बेलारी, हॉस्पेट क्षेत्र, धारवाड़ क्षेत्र। महाराष्ट्र चंद्रपुर, रत्नागिरी एवं भंडारा है। राजस्थान भीलवाड़ा एवं उदयपुर है। अब लौह अयस्क उत्पादक प्रमुख 4 राज्य को देखते हैं। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और कर्नाटक है। अब 43 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत मोटर में क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, चलिए। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ऊर्जा का एक या अधिक प्रकार में रूपांतरण होता रहता है। ऊर्जा को एक रूप से अन्य रूप में विभिन्न उपकरणों की सहायता से परिवर्तित किया जा सकता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में विद्युत सेल, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो, ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में इंजन, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में स्पीकर, विद्युत ऊर्जा को विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा में ट्रांसमीटर, स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में टरबाइन यानी जल विद्युत उत्पादन में। अब विद्युत ऊर्जा से प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में विद्युत बल्ब। 47 नंबर क्वेश्चन है, सीरेंडिपिटी का संबंध किससे है? अचानक हो जाने वाली खोज से। क्या है? अचानक हो जाने वाली खोज से, यानी साइबरनेटिक्स का संबंध नियंत्रण के विज्ञान से घर्षण तथा स्नेह का अध्ययन ट्राइबोलॉजी कहलाता है। अब अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, तत्व ABCD तथा E को परमाणु क्रमांक क्रमशः 9, 11, 17, 12 और 13 है। तत्वों का कौन सा युग्म समान समूह से संबंधित है? कौन है? A और C होगा। यानी तत्व ABCD तथा E में परमाणु क्रमांक 9, 11, 17, 12, 13 में तत्व A तथा C समान समूह से संबंधित है। फ्लोरीन परमाणु क्रमांक 9 है तथा क्लोरीन परमाणु क्रमांक 17 है। दोनों समान समूह 17 में मौजूद है। ये हैलोजन समूह के अंतर्गत आते हैं। वह फ्लोरीन सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील रासायनिक तत्व और हैलोजन तत्वों का सबसे हल्का सदस्य है। यह सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। इसकी खोज हेनरी मोसले द्वारा की गई है। अब है क्लोरीन हरे पीले रंग की एकदम घोंटू गंध वाली गैस है जिसके एक अणु में क्लोरीन के 2 परमाणु Cl2 पाए जाते हैं। इसका खोज 1774 में सिले ने की थी। संयुक्त अवस्था में यह खनिज लवण समुद्री लवणों तथा साधारण लवणों में पाई जाती है। ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों में क्लोरीन HCl के रूप में उपस्थित होती है। अब इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में, कपड़े व कागज के उद्योगों में, विरंजक के रूप में, कीटाणुनाशक के रूप में, जल शोधन आदि में होता है। ठीक है। अब है सोडियम। यह उपवर्ग फर्स्ट ए व तृतीय आवर्त का तत्व है और यस ब्लॉक में स्थित है। इसका परमाणु क्रमांक 11 है। यह एक क्षार धातु है। यह अत्यंत अभिक्रियाशील सफ़ेद व मुलायम धातु है जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है। यह धातु पानी से हल्की अपेक्षाकृत घनत्व 0.97 होती है। यह ईथर व बेंजीन में विलय तथा विद्युत की सुचालक होती है। मैग्नीशियम। यह उपवर्ग सेकेंड ए व तृतीय आवर्त का तत्व है।
जो कि यस ब्लॉक में स्थित यह उपवर्ग सेकेंड ए का प्रतिनिधित्व तत्व है। इसका परमाणु क्रमांक 12 है। अब मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 इस भी सोडियम क्लोराइड की तरह मुख्यतः समुद्री जल में पाई जाती है। यह क्लोरोफिल का आवश्यक संगठक है जो हरे पौधे का प्रकाश संश्लेषी अंग है। इसका निष्कर्षण प्रायः समुद्री जल में किया जाता है। अब इसका उपयोग फ्लैश लाइट, रिबन व फ्लैश बल्ब बनाने में होता है। अब 49 नंबर क्वेश्चन है, अकबर द्वारा 1567 से 68 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? राणा उदय सिंह था। कौन था? राणा उदय सिंह। यानी अकबर द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक राणा उदय सिंह था। अकबर द्वारा चित्तौड़ मेवाड़ पर आक्रमण करने के कई कारण थे, जिनमें से दो प्रमुख था। पहला, राणा उदय सिंह ने अकबर के शत्रु बाज बहादुर व विद्रोही मिर्जाओं को संरक्षण प्रदान किया था। मेवाड़ दिल्ली एवं गुजरात के मार्ग में पड़ता था। अंततः गुजरात विजय के लिए मेवाड़ विजय आवश्यक था। 1562 ईस्वी में अकबर द्वारा अजमेर में शेख मुहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा के समय उसकी मुलाकात अजमेर के शासक राजा भारमल से हुई। भारतमल प्रथम राजपूत शासक था जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की। अब एक कालांतर में भारतमल या बिहारी मल की पुत्री से अकबर ने विवाह कर लिया, जिससे जहांगीर पैदा हुआ। अकबर ने भारतमल के पुत्र दत्तक भगवान दास एवं पौत्र मानसिंह के उच्च मनसब प्रदान किया। अब मेड़ता, यहाँ का शासक जयमल मेवाड़ के राजा उदय सिंह का संबंध था। मेड़ता पर आक्रमण के समय मुगल सेना का नेतृत्व सफुद्दीन कर रहा था। उसने जयमल और देवदास से मेड़ता को छीनकर 1562 ईस्वी में मुगलों के अधीन कर दिया। अब मेवाड़ राजस्थान का एकमात्र ऐसा राज्य था जहाँ के राजपूत शासकों ने मुगल शासकों का सदैव विरोध किया। अकबर के समकालीन मेवाड़ शासक सिसोदिया वंश का राणा उदय सिंह था, जिसने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर ने मेवाड़ को अपने अधीन करने के लिए 1567 ईस्वी में चित्तौड़ के किले पर आक्रमण किया। उदय सिंह किले की सुरक्षा का भार जयमल एवं फतेह सिंह को सौंपकर समीप की पहाड़ियों में खो गया। अब इन दो वीरों ने बड़ी बहादुरी से मुगल सेना का मुकाबला किया और अंत में दोनों युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। अब अकबर ने किले पर अधिकार के बाद लगभग 30,000 राजपूतों का कत्ल करवा दिया। यह नरसंहार अकबर के नाम पर एक बड़े धब्बे के रूप में माना गया है, जिसे मिटाने के लिए अकबर ने आगरा किले के दरवाजे पर जयमला एवं फतह की वीरता की स्मृति उनकी प्रस्तुत मूर्ति स्थापित करवाई। अब 1568 ईस्वी में मुगल सेना ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ के किले पर अधिकार कर लिया। अब 50 नंबर क्वेश्चन है, सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अशोक ने। यानी सांची स्तूप मूल रूप से मौर्य शासक अशोक ने बनवाया था। अब स्तूपों का निर्माण ईंटों से किया जाता था। सांची का स्तूप विदिशा मध्य प्रदेश, भरहुत का स्तंभ सतना मध्य प्रदेश, सारनाथ स्थित धर्मराजी का स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। बौद्ध परंपरा अशोक को लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण का श्रेय देती है। कश्मीर में श्रीनगर तथा नेपाल में देवपतन नामक 2 नगरों की स्थापना भी उसने करवाई थी। अब अशोक 273 ईसा पूर्व 232 ईसा पूर्व। अब विस्तृत व्याख्या हो गया। अब चंद्रगुप्त मौर्य 232 से 239 ईसा पूर्व में मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। अब मौर्य वंश की जानकारी कौटिल्य, चाणक्य का अर्थशास्त्र, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस, मेगास्थनीज की इंडिका, यूनानी लेखक जस्टिन के वृत्तांत तथा सम्राट अशोक के स्तंभ शिलालेख में मिलती है।
मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त को वृषल निम्न कुल एवं नंदराज का पुत्र कहा है। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस या सैंड्रोकोटस कहा है। कौटिल्य अन्य नाम विष्णुगुप्त चाणक्य के अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा, जिसका संबंध राजशास्त्र राज्य व्यवस्था से है। इसमें 15 अधिकारी एवं 180 प्रकरण है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली और श्रवणबेलगोला स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर करीब 298 ईसा पूर्व में सल्लेखना द्वारा शरीर त्याग दिया। अब बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से 237 ईसा पूर्व में। बिंदुसार के वायु पुराण में भद्रसार जैन ग्रंथ और सिंहसेन यूनानी लेखक अमित्रोच्चेत एवं संस्कृत ग्रंथ के अमित्र घात कहा गया है। अब स्ट्रोबे के अनुसार सीरियन शासक एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नाम के राजदूत को भेजा। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अब 51 नंबर क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? भारत की पहली महिला कौन बनी थी? प्रतिभा पाटिल बनी थी। ठीक है। देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, जो कि 15वां है। द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई 2022 को शपथ ग्रहण की थी। अब 52 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को पीसी महालनोबिस की जयंती पर उपलक्ष्य में भारत का राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। यानी प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को पीसी महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पहली बार 29 जुलाई 2007 को मनाया गया था। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2023 का थीम सतत विकास लक्ष्य की निगरानी के लिए राष्ट्रीय सांकेतक ढांचे के साथ राज्य सांकेतक ढांचे का संरेख है। अब महालनोबिस मॉडल भारतीय सांख्यिकी विद पीसी महालनोबिस द्वारा 1953 में विकसित किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। इस मॉडल में निवेश को 2 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला है पूंजीगत वस्तु क्षेत्र और उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र। पूंजीगत वस्तु क्षेत्र के लिए कुल निवेश 80% भाग आवंटित किया गया है, जबकि उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र के लिए 20% भाग का आवंटन किया गया है। अब 57 नंबर क्वेश्चन है, क्षार धातुओं में क्या होता है? कम आयनन ऊर्जा होता है। क्षार धातुओं में कम आयनन ऊर्जा होता है। ठीक है। यानी क्षार धातुओं में कम आयनन ऊर्जा होता है। क्षार धातुओं की आयनन ऊर्जा कम तथा परमाणु त्रिज्या आवर्त में अधिक होती है। क्षार धातुओं की आयनन ऊर्जा क्रम होता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। क्षार धातुएं कम आयनन ऊर्जा के कारण प्रबल अपचायक के समान कार्य करती है। सभी क्षार धातुएं ज्वाला परीक्षण का विशिष्ट रंग देती है। लिथियम गहरा लाल, सोडियम पीला, पोटेशियम बैंगनी, रुबिडियम बैंगनी लाल, CS नीला देता है। अब क्षार धातुओं में दुर्बल धात्विक बंध होता है, अतः इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। क्षार धातु जल के साथ अभिक्रिया करके क्षारीय प्रकृति के हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्षार का स्वाद कड़वा होता है और इसका विलयन साबुन की तरह फिसलन भरा होता है। क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। उदाहरण है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MOM भी कहा जाता है। अब 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें ट्राइकोलोसन के विद्यमान होने की सर्वाधिक संभावना है, जिसके लंबे समय तक उच्च स्तर के प्रभावन में रहने को हानिकारक माना जाता है? कौन है? प्रसाधन सामग्री। क्या है? प्रसाधन सामग्री। 58 नंबर क्वेश्चन है डी, आंसर है प्रसाधन सामग्री ट्राइक्लोसन में विद्यमान होने की सर्वाधिक संभावना है, जिसके लंबे समय तक उच्च स्तर के प्रभावन में रहने को हानिकारक माना जाता है। अब परिरक्षक, इसका उपयोग दूध, पनीर, अचानक मुरब्बे, शरबत, चटनी इत्यादि को सुरक्षित रखने में किया जाता है। प्रमुख परिरक्षण निम्न है। पहला है बेंजोइक एसिड एक ठोस सफ़ेद क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। इसका सूत्र C6H5COOH होता है।
यह मात्र 0.2 ग्राम या 1 किलो मुरब्बे में मिलाया जाता है, जिससे टमाटर, गाजर और कैरी का मुरब्बा 1 वर्ष तक खराब नहीं होता है। अब है इसका सोडियम लवण सोडियम बेंजोएट कहलाता है, जिसका C6H5COO होता है। अब है सिट्रिक एसिड तथा सोडियम सिट्रेट, यह अल्प मात्रा में प्रयुक्त परिरक्षण है। इसका मुख्य प्राकृतिक स्रोत नींबू इत्यादि होता है। यह ठोस सफ़ेद क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। अब ब्रेड, बिस्कुट, बेकरी, अन्य कन्फेक्शनरी को पकाते समय इसको अल्प मात्रा में मिलाते हैं, जिससे कि वे दीर्घकाल तक जीवाणु से सुरक्षित रहते हैं। अब है टार्टरिक एसिड तथा सोडियम टार्ट्रेट, इसका मुख्य प्राकृतिक स्रोत अर्गोल अर्थात कटारा इमली की चटनी है। यह मुख्य रूप से जलीय विलयन में कार्य करता है तथा मीठे फल जैसे कि सेब, अंगूर, आम आदि में डालकर कई दिनों तक जीवाणु, कवक इत्यादि में सुरक्षित रखा जा सकता है। अब है 4 नंबर बोरेक्स, इसका सूत्र Na2B4O7 × 10H2 होता है। यह ठोस पदार्थ होता है। यह घी, क्रीम, चर्बी इत्यादि को नष्ट होने से बचाने में काम आता है। अब 59 क्वेश्चन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा है? किस पर रहा है? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर असफल रहा है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर असफल रहा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ईस्वी से 1 दिसंबर 1931 के बीच लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में हुआ। यह एकमात्र गोलमेज सम्मेलन था जिसमें कांग्रेस के तरफ से महात्मा गांधी ने भाग लिया। इस सम्मेलन में राजनीतिज्ञों की कुटिल चाल के कारण सांप्रदायिक समस्या उभर कर सामने आई, जिस कारण यह सम्मेलन असफल रहा। अब 60 नंबर क्वेश्चन है, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? कौन था? अलाउद्दीन हसन। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हसन था। यानी तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में महाराष्ट्र के क्षेत्र में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। इन्हें इतिहास में हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है, समान दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक है? कौन है? रेटिनॉल है। समान दृष्टि के लिए रेटिनॉल या जीरोफ्थॉल विटामिन ए की आवश्यकता होती है। विटामिन ए रेटिनॉल का महत्व, संक्रामक कारक, धुंधले प्रकाश में देखने के लिए आवश्यक, आँख व त्वचा के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। विटामिन ए के अभाव में जनित प्रभाव, रतौंधी होना, संक्रमण के प्रति प्रतिरोध कम हो जाना, त्वचा का शुष्क होना। अब जेरोप्थेल्मिया नेत्र रोग होना है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन है। अब इसके अभाव में जीभ पर दाना निकल जाता है, किलोसिस हो जाता है। अब इसका महत्व शरीर के वृद्धि एवं मुख के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B3 क्या बोलते हैं? नियासिन बोलते हैं। इसके अभाव में मनुष्य को पेलाग्रा रोग हो जाता है। विटामिन B11 फॉलिक अम्ल, इस विटामिन की कमी से एनीमिया और पेचिश रोग होता है। ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन, मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा कौन सा है? कौन सा? नायलॉन है। नायलॉन मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा है। नायलॉन को CH2 और CH2 यानी मोनोमर्स के बहुलीकरण से बनाया जाता है। नायलॉन का उपयोग जाल, टायर, पैराशूट की रस्सी आदि बनाने में होता है। टेरेलिन को HOCH2CH2OH तथा C6H4COOH के बहुलीकरण द्वारा बनाया जाता है। यह सबसे कम ज्वलनशील कृत्रिम रेशा है। इसका उपयोग कपड़ा बनाने में किया जाता है। अब टेफ्लॉन रासायनिक रूप से निष्क्रिय और ऊष्मा प्रतिरोध बहुलक है। टेफ्लॉन का गलनांक 330 डिग्री सेंटीग्रेड होता है।
अब है इसका उपयोग सांद्र अम्लों व दहन द्रव दाहक द्रव भरने के पात्र बनाने तथा ऊष्मा और रासायनिक पदार्थों के प्रभावशील वस्तुएं जैसे गैस, कीट, सील आदि बनाने में होता है। अब इसका पृष्ठ बहुत चिकना होने के कारण इसका उपयोग नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन बनाने में किया जाता है। अब नियोप्रीन या पॉलीक्लोरोप्रीन एक प्रकार का कृत्रिम रबड़ है। इसका उपयोग पाइप, बेल्ट आदि बनाने में किया जाता है। 67 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस में इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? किसने किया था? नरेंद्र देव ने किया था। यानी कांग्रेस में नरेंद्र देव ने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था। आचार्य नरेंद्र देव समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख सिद्धांतकार थे। उन्होंने अहिंसा के त्याग और सत्याग्रह के माध्यम से समाजवादी लोकतंत्र की स्थापना का समर्थन किया। अब जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव तथा मीनू मसानी ने 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की थी। अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आदि इनके अन्य सहयोगी नेता थे। अब मई 1934 में बिहार कांग्रेस समाजवादी पार्टी द्वारा पटना में कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया तथा अखिल भारतीय स्तर पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रथम कॉन्फ्रेंस 1934 में मुंबई में हुआ। अगला क्वेश्चन 68 नंबर, ICS की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। यानी ICS की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। सत्येंद्रनाथ टैगोर ने 1863 ईस्वी में इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा पास की थी। इनका जन्म कोलकाता के टैगोर परिवार में महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर और शारदा देवी के यहाँ हुआ था। ये कवि, संगीतकार, भारतीय सिविल सेवक, लेखक, समाज सुधारक और भाषाविद थे। अब ये ब्रह्म समाज के सदस्य भी रहे थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक में से एक थे, जो 2 बार पुणे 1895, अहमदाबाद 1902 कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष रहे थे। इन्होंने समाचार पत्र बंगाली का संपादन किया है। ए नेशन इन मेकिंग इनकी प्रमुख पुस्तक थे। इन्हें 1869 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित किया गया था, पर अब विरोधाभास के कारण पद से हटा दिया गया। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर भारत संघ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में की थी। अब 1886 में इस संस्था का विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो गया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु के नाम से भी जाना जाता है। बिपिन चंद्र पाल कांग्रेस के अतिवादी अथवा उग्रवादी कहे जाने वाले नेताओं में के प्रमुख थे। इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के द्वितीय चरण 1905-1919 के गरम दल के सदस्यों में जाना जाता है। बिपिन चंद्र पाल का जन्म वर्तमान में बांग्लादेश के हबीबगंज जिले में पोइल गांव में 7 नवंबर 1858 को हुआ था। अरविंद घोष ने इन्हें राष्ट्रवाद के सबसे महान पैगंबर के रूप में पुकारा है। इन्होंने परिदेशक साप्ताहिक पत्र का संपादक मात्र 22 वर्ष की अवस्था में किया। लाहौर में ट्रिब्यून पत्रिका के संपादक भी रहे थे तथा 1901 में अंग्रेजी साप्ताहिक न्यू इंडिया के संपादक रहे हैं। अब इनकी पुस्तक थी द न्यू इकोनॉमिक्स मीन्स ऑफ इंडिया। 1912 में इन्होंने हिंदू रिव्यू नामक मासिक पत्रिका निकाली। अब 73 नंबर क्वेश्चन है, उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? एक्वा रेजिया का प्रयोग किया जाता है। यानी उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए एक्वा रेजिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। 73 नंबर है,
कोई आंसर है, तो उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए एक्वारेजिया का प्रयोग किया जाता है। एक्वारेजिया रॉयल जल का लैटिन शब्द 3:1 के अनुपात में क्रमशः सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 का ताज़ा मिश्रण होता है। यह गोल्ड को गला सकता है, जबकि दोनों में से किसी अम्ल में अकेले यह क्षमता नहीं होता है। अब एक्वारेजिया भभकता द्रव होने के साथ प्रबल क्षारक है। यह उन अभिकर्मकों में से एक है जो गोल्ड एवं प्लेटिनम को गलाने में समर्थन होता है। जब धातुएं नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया करती है तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होते हैं, क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है जो उत्पन्न H2O को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है एवं स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड N2O तथा NO2 में अपचायित हो जाते हैं। लेकिन मैग्नीशियम Mg और मैग्नीशियम Mn अतिश अणु HNO3 गैस उत्सर्जित करते हैं। अब सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 एक रंगहीन गाढ़ा तैलीय द्रव है। इसे प्रायः रसायनों का राजा कहा जाता है। इसे कशिश का तेल व गंधक का अम्ल भी कहा जाता है। लेड कक्ष विधि व संपर्क विधि इसके औद्योगिक उत्पादन की विधियाँ हैं। इसका उपयोग स्टोरेज बैटरी के निर्माण में पेट्रोलियम शुद्धिकरण में किया जाता है। 74 नंबर क्वेश्चन है। 74 नंबर क्वेश्चन है, थायराइड की अनियमितताओं से निम्न में से कौन सा रोग होता है? कौन होता है? इनमें से सभी, यानी मिक्सीडीमिया, सामान्य घेंगा या गलगंड, हाशीमोटो का रोग होता है। 74 नंबर क्वेश्चन था, थायराइड की अनियमितताओं से निम्न में से कौन सा रोग होता है? इनमें से सभी, ठीक है। मिक्सीडीमिया, सामान्य घेंगा या गाल यानी हाशीमोटो रोग होता है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। यानी थायराइड की अनियमितताओं से इनमें से सभी रोग होता है। थायराइड ग्रंथि, यह मनुष्य के गले में श्वास नली ट्रेकिया के दोनों ओर लैरिक्स के नीचे गुलाबी सी एच आकार की द्विपालिका ग्रंथि होती है। इस ग्रंथि का भार 25 से 30 ग्राम होता है। स्त्रियों में यह अपेक्षाकृत बड़ी होती है। अब मिक्सीडीमिया, यह व्यक्ति में थायरॉक्सिन की कमी से न्यूनतम उपापचय गति कम हो जाती है, तो जिससे शरीर का तापक्रम कम हो जाता है। हृदय की गति धीमी हो जाती है। रुधिर दाब सामान्य से कम हो जाता है। मनुष्य में सुस्त थका रहता है। किसी काम में मन नहीं लगता है, ठीक है। अब त्वचा के नीचे उत्तक द्रव के एकत्रित हो जाने से शरीर मोटा व भद्दा हो जाता है। त्वचा, पलके व ओठ मोटे हो जाते हैं, ठीक है। अब जनन की क्रिया, एक यौन परिवर्धन की क्रिया भी धीमी हो जाती है और इसका अवस्था मिक्सीडीमिया कहते हैं। चलिए अब देखते हैं सामान्य घेंगा या गलगंड। सामान्य घेंगा या गलगंड, ये भोजन में आयोडीन की कमी होने पर थायराइड ग्रंथि बड़ी होकर फूल जाती है। इससे गर्दन भी फूलकर मोटी व कॉलर जैसी दिखाई देती है। इसे सामान्य घेंगा रोग कहते हैं। अब पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ पानी में आयोडीन की कमी होती है, अधिकांश लोगों में घेंगा रोग पाया जाता है। ऐसे क्षेत्र में घेंगा क्षेत्र कहलाते हैं। अब है हाशीमोटो का रोग। इस अवस्था में थायराइड ग्रंथि का स्राव इतना कम हो जाता है कि स्राव को बढ़ाने के लिए दी गई औषधियाँ शरीर में विष का काम करने लगती है। अब इनको नष्ट करने के लिए शरीर में प्रति विष बनने लगते हैं जो थायराइड को नष्ट कर देते हैं। इसे एंटी इम्यूनो रोग या थायराइड की आत्महत्या कहते हैं। अब रोगोपचार, भोजन में आयोडीन की मात्रा बढ़ाकर तथा आयोडीन युक्त नमक के प्रयोग से थायराइड की अल्प क्रियाशीलता संबंध रोगों से बचा जा सकता है। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के प्रसर अभिलेख किनके प्रतीक थे? प्रशासन के। 75 नंबर क्वेश्चन आंसर है अशोक के प्रसर अभिलेख प्रशासन के प्रतीक थे। बाद में शिलालेख प्रसर
प्रसर अभिलेख की प्रचलन सर्वप्रथम अशोक 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व ने किया। यह मौर्य साम्राज्य के शासक बिंदुसार का पुत्र था। अशोक के अभिलेख राज्यादेश के रूप में जारी किए गए। अशोक पहला शासक था जिसने अभिलेखों के द्वारा जनता के संबोधित किया। अब अशोक के अभिलेखों का विभाजन निम्नलिखित वर्गों में किया जा सकता है। अब शिलालेख, इसे दो वर्गों बृहद शिलालेख तथा लघु शिलालेख में बांटा गया है। बृहद शिलालेख की संख्या 14 है। स्तंभ लेख, दीर्घ स्तंभ 7 गो है। लघु स्तंभ लेख यानी राजकीय घोषणाएं सांची, सारनाथ, रमीनदेई। अब गुहा लेख, गुफाओं में उत्कीर्ण लेख है। इन सभी अभिलेखों की भाषा प्राकृतिक है, जबकि ये ब्राह्मणी, खरोष्टी, आर्मेयिक एवं यूनानी लिपियों में लिखे गए हैं। अब शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा के अभिलेख, खरोष्टी लिपि में तक्षशिला से प्राप्त अभिलेख, आरमाइक लिपि है। सरेकुना कंधार अभिलेख ग्रीक, यूनानी तथा अरमाइक लिपि में है। अब लगमान जलालाबाद अभिलेख आर्मेयिक लिपि में है। मस्की, गुर्जर, नेतूर एवं उड़ेगोलन के अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अब भ्राबु अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। अशोक के सभी अभिलेखों का विषय प्रशासनिक था, जबकि रूमिनदेई अभिलेख अशोक सबसे छोटा अभिलेख का विषय आर्थिक था। अब कौशाम्बी तथा प्रयाग स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख कहते हैं। अब इसमें रानी कारूबाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है। अब प्रथम भारत के इतिहास में अशोक को महानतम सम्राट में सबसे आगे रखा गया है। अब सही अर्थों में अशोक प्रथम सम्राट था जिसने विश्व इतिहास में भारत का नाम दर्ज कराया है। अब देखते हैं अशोक के शिलालेख और उनके प्राप्ति स्थल। शाहबाजगढ़ी जो कि कहाँ है, पेशावर पाकिस्तान में है। अब मानसरोवर कहाँ है, हजारा पाकिस्तान में स्थित है। कालसी कहाँ मिला है, देहरादून उत्तराखंड में मिला है। गिरनार जूनागढ़ गुजरात में मिला है। धौली कहाँ से प्राप्त हुआ है, पुरी उड़ीसा से। जौनागढ़ कहाँ से मिला है, गंजाम उड़ीसा से। सोपारा कहाँ से मिला, थाने महाराष्ट्र से। एररगुड़ी कहाँ से मिला, कुर्नूल आंध्र प्रदेश में। अब मास्की कहाँ है, रायचूर कर्नाटक से मिला है। गुर्जरा दतिया मध्य प्रदेश से मिला है। ब्रह्मगिरी मैसूर कर्नाटक से मिला है। भाब्रू बैराट राजस्थान से मिला है। अहरौरा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से मिला है। जंटिंगरा मेश्वर कर्नाटक से मिला है। सासाराम बिहार में मिला है। राजुल मंडगिरी कुर्नूल आंध्र प्रदेश से मिला है। गोबी मठ मैसूर कर्नाटक से मिला है। सारोमारो मध्य प्रदेश से मिला है। नेतूर कर्नाटक से मिला है। उडेगोलन बेल्लारी कर्नाटक से मिला है। सन्नाटी कर्नाटक से मिला है। अशोक के शिलालेख और उनमें वर्णित विषय के बारे में देखते हैं। अब है शिलालेख विषय। पहला शिलालेख पशु बलि की निंदा, सभी मनुष्य मेरी संतान की तरह हैं। दूसरा शिलालेख पशु चिकित्सा, मानव चिकित्सा एवं लोक कल्याणकारी कार्य है। चोल पांड्य सतीपुत्र एवं केरल पुत्र चेर कई चर्चा है। अब तीसरा शिलालेख राजकीय अधिकारियों युक्त रज्जुक और प्रादेशिक को हर 5 वर्ष दौरा करने का आदेश। अब चौथा शिलालेख धर्माचारण के भेरीनाग द्वारा धम्म का उद्देश्य। पांचवा शिलालेख धम्म महापात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी। मौर्यकालीन समाज एवं वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। छठा शिलालेख इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। आम जनता किसी भी समय राजा से मिल सकती है। अब 7वां शिलालेख
सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात कही गई है। 8वां शिलालेख संप्रदाय की धर्म यात्राओं का उल्लेख किया गया है। बोध गया भेंट व शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। 9वां शिलालेख धम्म समारोह की चर्चा की गई है। सच्ची भेंट व शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। अब 10वां शिलालेख, इसमें अशोक ने आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचेंगे। इसमें ख्याति एवं गौरव की निंदा की गई है तथा धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। 11वां शिलालेख धम्म नीति को व्याख्या की गई है। 12वां शिलालेख धर्म सर्वधर्म समभाव एवं स्त्री महामात्र की चर्चा की गई है। 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध का वर्णन, पड़ोसी राज्यों का वर्णन किया गया। अपराध करने वाली आटविक जातियों का उल्लेख किया गया है। 14वां शिलालेख अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया गया है। अब 76 नंबर, गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? कहाँ से किया था? सारनाथ से किया था। गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन को सारनाथ से आरंभ किया था। अब ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने सारनाथ उत्तर प्रदेश में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। एडविन अर्नाल्ड ने इन्हें एशिया का प्रकाश पुंज कहा था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। अब गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुदोधन, साकेगण के माता का महामाया कोलिय गणराज थी। अब 29 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध ग्रंथ में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। 35 वर्ष की उम्र में वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना पुनपुन नदी के तट पर बोध गया उरुगवेला में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम सिद्धार्थ बुद्ध तथागत आदि नाम से प्रसिद्ध हुए। अब बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इन्होंने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में सुबोध को दिया। बुद्ध ने मगध को अपने प्रचार का केंद्र बनाया। राजगिरी को सप्तवर्णी गुफा 483 ईसा पूर्व में पहला बौद्ध संगीति हुआ था। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। यह संगीत अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। बौद्ध धर्म के प्रमुख शाखाएं हीनयान, महायान और ब्रजयान है। 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई। इसे बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण कहा गया है। अब बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक, घटना और चिन्ह प्रतीक। जन्म कमल और सांड, गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान पीपल का वृक्ष, निर्वाण पदचिन्ह, मृत्यु स्तूप का लाया। 81 नंबर क्वेश्चन है, एक न्यूरॉन के एक्सॉन के अंतिम छोर की शाखाएं दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़कर क्या बनाती है? क्या बनाती है? सिनेप्स। क्या बनाती है? सिनेप्स बनाती है। यानी एक न्यूरॉन एक एक्सॉन को अंतिम छोर की शाखाएं दूसरे न्यूरॉन को डेंड्राइट्स के जुड़कर सिनेप्स बनाती है। तंत्रिका ऊतक यानी नर्वस सिस्टम होता है। तंत्रिका ऊतक एक विशेष प्रकार की कोशिका से बने होते हैं, जिन्हें तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। मस्तिष्क मेरुरज्जु तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतक की बनी होती हैं। शरीर के समस्त अंग व कार्यों में सामंजस्य स्थापित करना इनकी विशेषता है। अब तंत्रिका ऊतक संवेदनाओं को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करती है। तंत्रिका ऊतक की इकाई न्यूरॉन है। तंत्रिका कोशिका के 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला है साइटोन। यह तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग होता है। इसमें एक केंद्रक तथा कोशिका द्रव होता है। अब इसके कोशिका द्रव के अनेक प्रोटीन युक्त रंगीन कण होते हैं, जिन्हें निसिल्स कण कहते हैं। अब डेंड्रन साइटोन से निकलते हुए तंतु जो एक या अधिक होते हैं डेंड्राइन कहलाते हैं। डेंड्राइन पुनः शाखित होकर पतले पतले डेंड्राइट्स बनाते हैं, जो आवेग को साइटोन में लाता है। अब एक्सॉन
एक्सॉन। साइटोन से शुरू होकर एक बहुत पतली एवं लंबा तंत्रिका तंतु निकलता है। यह एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संदेश वाहक का कार्य करता है। इसे एक्सॉन कहते हैं। साधारणतः एक लंबे एक्सॉन को तंत्रिका तंतु कहते हैं। तंत्रिका तंतु के बाहरी कोमल आच्छादन को न्यूरिलेमा आच्छादन कहते हैं। अब इसके नीचे स्थित माइलिन आच्छादन को मज्जा आच्छादन कहते हैं। यह जगह जगह संकुचित होता है। संकुचित स्थान को रैनवियर की नोड कहते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पेशी ऊतक के प्रकार है? इनमें से सभी यानी आरेखित या अनैच्छिक, रेखित या अनैच्छिक और हृदय पेशी, यानी ये सभी पेशीय ऊतक के प्रकार हैं। पेशीय ऊतक प्रचालन तथा विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए पेशीय ऊतक की आवश्यकता होती है। अब गतिशीलता एवं संकुचनशीलता के जीवों के शरीर में महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं। इस गतिशीलता एवं संकुचनशीलता में मायोसिन तथा एक्टिन नामक संकुचनशील प्रोटीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेशियाँ मानव शरीर का औसतन 40% से 50% भाग बनाती है। मानव शरीर की सबसे मजबूत मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी जबड़े की होती है। पेशी ऊतक 3 प्रकार की होती हैं। आरेखित या अनैच्छिक पेशी के बारे में जानते हैं। आरेखित पेशी का संकुचन जंतु इच्छाधीन नहीं होता है, इसलिए अनैच्छिक पेशी कहते हैं। ये आइरिस वृषण, मूत्राशय तथा रक्त वाहिनिकाएं में पाई जाती है। आहार नाल में भोजन का प्रवास इसी पेशी के संकुचन एवं प्रसार के कारण होता है। अब रेखित या ऐच्छिक पेशी है। स्ट्रिप्ड बर्ड वॉलंटरी मसल्स, रेखीय पेशी जंतु में कंकाल के संबंध रहती है और इनमें ऐच्छिक गति होती है, जिस कारण इन्हें कंकाल पेशी या ऐच्छिक पेशी कहते हैं। अब इसके कोशिका द्रव को सर्कोप्लाज्म कहते हैं, जिनमें अनेक मायोफाइब्रिल होता है। यह बाह, पैर, गर्दन आदि अंगों में पाई जाती है। ये पेशियाँ तंत्रिका द्वारा उत्तेजित होती है। अब हृदय पेशी। हृदय पेशी हृदय की भित्ति होती है। इसमें अनुप्रस्थ धारियाँ पाई जाती है, परंतु यह स्वभावतः अनैच्छिक होती है। अब इसमें संकुचन एवं प्रसरण होता रहता है। अब इनमें संकुचन का नियंत्रण तंत्रिका तंत्र के द्वारा न होकर स्वयं पेशियों के नियंत्रण द्वारा होता है। अब 88 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिका को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? किसको कहा जाता है? केंद्रक को कहा जाता है। ठीक है। अब माइटोकांड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। कोशिका द्रव में विभिन्न कोशिकांग पाए जाते हैं जो एक निश्चित कार्य करते हैं। माइटोकांड्रिया इसी प्रकार का कोशिकांग है। माइटोकांड्रिया केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है, जिसका मुख्य कार्य श्वसन क्रिया को संपादित करना है। अब इसकी खोज अल्टमैन ने की थी। अब अल्टमैन ने इसे बायोब्लास्ट तथा बेंडा ने माइटोकार्डिया नाम दिया। अब माइटोकांड्रिया ने ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विखंडन से ऊर्जा मुक्त होती है, जो एटीपी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित रहती है। यही कारण है कि माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अब इसमें 36 एटीपी अणु जो कि ग्लूकोज अणु के टूटने से बनते हैं, उनमें 34 एटीपी क्रेब्स चक्र के दौरान माइटोकांड्रिया में ही बनते हैं। माइटोकांड्रिया में गोलाकार डीएनए और 70S राइबोसोम पाया जाता है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का लक्षण है। अब केंद्रक के बारे में जानते हैं। केंद्रक कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में की थी। केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। कोशिका द्रव के बीच में एक बड़ी गोल की
गोल एवं गाढ़ी संरचना पाई जाती है जिसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक 4 भागों से मिलकर बना है। इसमें केंद्रक झिल्ली, केंद्रक द्रव, केंद्रिका, क्रोमैटिन जालिका पाई जाती है। अब गोल्जिका या गोल्जी उपकरण, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने 1898 में की थी। अब गोल्जिकाय का मुख्य कार्य मैक्रो मालिक्यूलस जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड का संवेष्टन, संग्रहण व स्रवण करना है। यह ग्लाइकोलिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का प्रमुख स्थल है। इसे कोशिका का यातायात प्रबंधन यानी ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। अब ये राइबोन्यूक्लिक अम्ल, आरएनए व प्रोटीन से बनी संरचनाएं हैं। इसकी खोज पैलेड के 1955 ईस्वी में की थी, इसलिए इसे पैलेड कण भी कहा जाता है। अब राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। अब इसका निर्माण केंद्रिका के द्वारा होता है। अब लाइसोसोम के आत्महत्या की थैली या पाचन थैली कहा जाता है। कोशिका में अचल संपत्ति न्यूक्लिक अम्ल को कहा जाता है। गुणसूत्र केंद्रक में पाया जाता है। अब लवक कोशिका का सबसे बड़ा अंग है। हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। अब 89 नंबर क्वेश्चन है, जीन प्रवर्धन तकनीक जिसे पीसीआर कहते हैं, इसे विकसित किया था, किसने किया था? मुलिस ने किया था। किसने? मुलिस ने। यानी पीसीआर का अर्थ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में उत्क्रमणों के 2 समुच्चयों व डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग करते हुए पात्रे विधि द्वारा उपयोगी जीन के कई प्रकृतियों का संश्लेषण होता है। पीसीआर अभिक्रिया प्रत्येक चक्र में 3 चरण निष्क्रियकरण, उपक्रम, तापानुशीलन व उत्क्रमणशीलन के विस्तार के होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन है, किस उपवर्ग का जंतु न तो अंडे देते हैं और न ही पूर्ण विकसित कोई बच्चे को जन्म देते हैं? कौन है? बी है, यानी मेटाथीरिया। कौन है? मेटाथीरिया। अब मेटाथीरिया उपवर्ग के जंतु न तो अंडे देते हैं और न ही पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देते हैं। मेटाथीरिया इस वर्ग के जंतुओं में स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, लेकिन इसे चूचूक टिस्ट यानी मार्सुपियल थैली में खोलते हैं और यहीं से अविकसित बच्चे का पोषण होता है। इनमें बाह्य कण उपस्थित होता है। इनमें शरीर का तापमान हमेशा समान रहता है। ये एक दंती होते हैं। उदाहरण है कंगारू, डाई हेलफिश आदि हैं। अब यूथीरिया इस उपवर्ग में उच्च स्तनधारी सम्मिलित होते हैं। इनमें भ्रूण मादा के गर्भाशय में विकसित होता है। इनमें बाह्य कण उपस्थित होता है। इनमें स्तन ग्रंथियां पूर्ण विकसित होती है तथा इनमें स्तनाग्र पाए जाते हैं। अब इनमें निषेचन आंतरिक होता है। उदाहरण मनुष्य, हाथी, गधा, पेंगोलिन, छुछुंदर, खरगोश, ब्लू व्हेल आदि हैं। अब है प्रोटोथोरिया, यानी ऐसे स्तनधारी कई लक्षणों में सरीसृप की तरह होते हैं। ये अंडे देने वाले स्तनधारी हैं, इसलिए इन्हें ओविपेरस कहते हैं। इस उपवर्ग के सदस्यों में स्तन ग्रंथियां उपस्थित होती हैं, लेकिन उनमें चूचूक नहीं पाए जाते हैं। इनमें बाह्य कण अनुपस्थित होते हैं। उदाहरण है एकिडना, ऑर्निथोरिक आदि है। 95 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध दूध में नाइट्रोजन की उपस्थिति का पता लगाने से होता है? किसका होता है? बेनेडियम। किसका? बेनेडियम थर्ड का। यानी हंस परीक्षण, प्रेसिपिटिक परीक्षण विभिन्न जीवों के दूध का आपस में मिलावट का पता लगाने हेतु किया जाता है। जैसे गाय के दूध में भैंस, बकरी, भेड़ आदि के दूध में मिलावट का प्रयोग किया जाता है। बेनेडियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
128 नंबर क्वेश्चन है, विषम शब्द का चयन करना है। यानी अवसाद जो है छोड़कर बाकी सभी क्या है, बीमारियाँ, मलेरिया, टाइफाइड, ये सब फुल क्या है, बीमारियाँ हैं। ठीक है। अब 129 नंबर क्वेश्चन है, बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर किस देश में स्थापित किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? भारत में किया जाएगा। यानी बिम्स्टेक ऊर्जा सहयोग के लिए भारत में इस वर्ष के अंत तक बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर की स्थापना की जाएगी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 130 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में के पास 1000 साल पुरानी जय मूर्तियाँ मिली है? कहाँ मिली है? हैदराबाद में मिली है। यानी पी श्रीनाथ रेड्डी द्वारा दी गई जानकारी पर पुरातत्वविद और प्लेच इंडियन फाउंडेशन के सीईओ इस शिवनागिरेड्डी ने उस स्थान का निरीक्षण किया और 2 स्तंभों, एक ग्रेनाइट, एक और दूसरा काले बेसाल्ट का में 4 जैन तीर्थकारों आदिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और वर्धमान महावीर की ध्यान मुद्रा में मूर्तियां हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 131 नंबर, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का शुरुआत की है? किसने की है? गुरु अंगद ने किया है। किसने किया है? गुरु अंगद ने। इन्होंने ही गुरु नानक द्वारा प्रारंभ की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया और सिख के प्रथम गुरु नानक सिख धर्म के प्रणेता थे। इनका जन्म आधुनिक ननकाना साहिब, पाकिस्तान के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ, जो 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को हुआ था। 1469 ईस्वी को हुआ था। गुरु नानक को सिख धर्म के संस्थापक कहा जाता है। अब 132 नंबर क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। यह कैंसर के निदान, उपचार और शुरुआती पहचान के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। अब 133 नंबर क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में किस राज्य ने सबसे ज़्यादा मेडल जीता है? कौन जीता है? महाराष्ट्र ने जीता है। ये करंट अफेयर्स का सवाल था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर, 135 है, हाल ही में UIDAI द्वारा जारी नए AI चैटबॉट का नाम क्या है? क्या है? आधार मित्र है। क्या है? आधार मित्र। यानी आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था UIDAI भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार मित्र नामक एक नया AI/ML आधारित चैटबॉट लॉन्च किया है। आधार मित्र त्वरित और स्वचालित प्रतिक्रिया प्रदान करेगा। वर्तमान में यह सेवा हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 136 नंबर, उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? हरियाणा में किया जा रहा है। यानी उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट हरियाणा के गोरखपुर शहर में तैयार किया जा रहा है। परमाणु ऊर्जा विभाग के अनुसार गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत प्रोजेक्ट के तहत 700 मेगावाट की क्षमता को 2 यूनिट्स है। ठीक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 137 नंबर, संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग ने किसको अपना अध्यक्ष चुना है? रुचिरा कंबोज। किसे चुना है? रुचिरा कंबोज। यह करंट अफेयर्स का है, आप करंट अफेयर्स में देख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है 138, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का क्या नाम दिया गया है? रैपिड एक्स। क्या दिया है? रैपिड एक्स दिया गया है। यानी इसका संचालन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम द्वारा किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 140 नंबर क्वेश्चन, अरब सागर में उठे बिपरजॉय साइक्लोन का नामकरण किस देश के द्वारा दिया गया है? बांग्लादेश के द्वारा बिपरजॉय का नाम दिया गया है। यानी अरब सागर में उठा बिपरजॉय साइक्लोन गोवा से लगभग 850 किलोमीटर दूर पश्चिम में और मुंबई से 900 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। ठीक है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार यह साइक्लोन कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र के समुद्री तट तक
35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दस्तक देगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 141 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग का अनावरण किया है? चीन ने किया है। चीन ने हाल ही में उत्तरी बीजिंग के पहाड़ी और वाओरो जिले में स्थित दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक विंड टनल का निर्माण पूरा कर लिया है। अब 142 नंबर क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2023 के पुरुष एकल फाइनल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। 144 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार विजेता कॉर्मैक मैकार्थी का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? खिलाड़ी थे। 145 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में TCS के CEO के रूप में किसे कार्यभार संभाला? किसने कार्य संभाला है? कौन है? के कृतिवासन। कौन है? के कृतिवासन। 44 नंबर जो क्वेश्चन था उसका आंसर होगा क्या? लेखक था। क्या थे वो? लेखक थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है 146, 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 के 4 विजेताओं में शामिल किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? डॉक्टर रवि कन्नन आर को सम्मानित किया गया है। 147 नंबर क्वेश्चन, भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूज सेल बस को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने लॉन्च किया है? दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप एस पुरी ने नई दिल्ली के कर्तव्य पथ से पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस को हरी झंडी दिखाई है। अगला क्वेश्चन है 148, आदि शंकराचार्य की 108 फीट की ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वननेस का लोकार्पण कहाँ किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? मध्य प्रदेश में। यानी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 18 सितंबर 2023 को इंदौर में लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित मंदिर शहर अंकलेश्वर में मानघाता पर्वत पर महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। अब 150 नंबर क्वेश्चन है, 132वें डुरंड कप 2023 का विजेता टीम कौन सा है? कौन है? मोहन बगान SG। ठीक है, यहाँ पे 150 क्वेश्चन क्लियर हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।